गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 12 विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 1 शीत युद्ध युग, ठीक है, प्रारंभ करने जा रहे हैं। 12वीं के बच्चे ध्यान दें कि आपकी बुक बदल चुकी है और नई बुक कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। आप नई बुक ही लें, पुराने बच्चों से पुरानी बुक ना लें, ठीक है। तो आप पहला पाठ शीत युद्ध युग ये पढ़ते हैं। देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि शीत युद्ध अपनी पराकाष्ठा पर जैसा कि विश्व ने अनुभव किया है, दो विचारधाराओं, दो पद्धतियों, दो गुटों, दो राज्यों और दो व्यक्तियों के मध्य दृढ़ संघर्ष था। ये विचारधाराएं थी पूंजीवादी और समाजवादी, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि शीत युद्ध अपनी पराकाष्ठा पर जैसा कि विश्व ने अनुभव किया है, दो विचारधाराओं, दो पद्धतियों, दो गुटों और दो राज्यों, दो व्यक्तियों के मध्य दृढ़ संघर्ष था, ठीक है। अर्थात शीत युद्ध किसी एक व्यक्ति से नहीं होता है या एक पक्ष से नहीं होता है, उसमें दो पक्षों का होना आवश्यक है। ये विचारधाराएं थी पूंजीवादी और साम्यवादी। ये पद्धतियां थी संसदीय लोकतंत्र और जनवादी लोकतंत्र अथवा बुजुर्गा लोकतंत्र और सर्वहारा का अधिनायकवाद। दो गुट थे, नाटो और वार्सा पैक्ट। दो राज्य थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, तथा दो व्यक्ति थे, जोसेफ स्टालिन और जॉन फॉस्टर डलेस। देखिए इसमें शीत युद्ध का युग जो कहें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का युग ही शीत युद्ध के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो शीत युद्ध अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 45 के बीच का समय द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में जाना जाता है। इसी को शीत युद्ध के समय काल का नाम दिया गया है। तो इसके दो कहें कि दो धाराओं का युग था, दो गुटों का युग था, नाटो और वार्सा पैक्ट, ठीक है। दो राज्य थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, अर्थात दो पक्ष थे, दो देश अमेरिका और सोवियत संघ, तथा दो व्यक्ति जोसेफ स्टालिन और जॉन फोस्टर डलेस। जोसेफ स्टालिन कहाँ के थे? अमेरिका, और सोवियत संघ के जॉन फोस्टर डलेस, ठीक है। तो ये दो व्यक्तियों के बीच का संबंध हो गया। एक कहा है KPS मेनन। अब देखिए द्विध्रुवीयता किसे कहते हैं? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 ने मध्य अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संरचना को गंभीरता से प्रभावित किया। युद्ध के पूर्व के सभी बड़े राष्ट्रों को युद्ध से अत्यधिक क्षति पहुंची, जिसके कारण पहले की तुलना में ये सभी शक्तिशाली राष्ट्र अपेक्षाकृत कमजोर हो गए। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, स्पेन, पुर्तगाल कुछ ऐसे ही राष्ट्र थे। इसी कमजोरी के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद यूरोप में एक प्रकार की शक्ति शून्यता की स्थिति पैदा हो गई। देखिए क्या बताया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में एक शांति सी छा गई थी। युद्ध के पूर्व के सभी बड़े राष्ट्रों को युद्ध से अत्यधिक क्षति पहुंची है। सही बात है कि युद्ध कोई अच्छी चीज नहीं है, अर्थात वो शांति की चीज नहीं है, उसमें से फायदा नहीं है, नुकसान ही है। आपका जन धन सभी का हानि होती है, ठीक है। तो यही हाल देशों का भी हुआ, जिसमें कौन कौन से देशों ने भाग लिया था? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, स्पेन, पुर्तगाल, ठीक है। ये राष्ट्र जब विश्व युद्ध में भाग लिए तो ये इनको बहुत हानि हुई, क्षति हुई और ये अपनी सारी शक्ति क्या हो गए? खो बैठे और बहुत कमजोर हो गए। क्यों? शक्ति किससे बनती है? जब धन होगा, मुद्रा होगी, तो नए नए औजार, हथियार और शक्ति की क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे, और इसी के कारण वो इन चीजों से वंचित रह गए, ठीक है। इस स्थिति ने अमेरिका और सोवियत संघ को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करें।
दोनों के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता ने शीत युद्ध को जन्म दिया। इसने यूरोप को पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप में विभाजित कर दिया। किसने? अमेरिका और सोवियत संघ को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करें। दोनों के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता ने शीत युद्ध को जन्म दिया। ठीक है, दोनों देश अमेरिका और रूस दोनों की बढ़ती प्रतिद्वंद्विता अर्थात दोनों प्रतिद्वंदी हो गए, कंपटीशन होने लगा दोनों में। ठीक है, उसी को प्रतिद्वंदिता कहते हैं। तो इसने यूरोप और पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप में विभाजित कर दिया। दोनों खेमों में अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए गठबंधनों और प्रतिगठबंधनों का भी सहारा लिया। इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में द्विध्रुवीयता की शुरुआत हुई। इसका अभिप्राय होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति के दो ध्रुव या खेमे बन जाना, जिनका नेतृत्व एक एक बड़ी शक्ति करती है। सही बात है। द्विध्रुवीयता, दो ग्रुपों में बट जाना। ठीक है, दो दो खेमों में बट जाना, दो भागों में बट जाना या दो तटों में बट जाना, दो किनारों में बट जाना। यही चीज इसमें बताया गया है कि दो देश कहीं भी बढ़ गए, अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करने लगे, एक दूसरे को गठबंधनों में प्रसारित करने लगे, अर्थात गठबंधन बनाने लगे कि हम इन देशों को मिला करके, जैसे एक कमजोर देश हुआ तो उसको अपने में मिला करके उसको अपना मजबूत बना लिए। ठीक है, अपना क्षेत्र विस्तार करने लगे, उसके जो शक्ति संपन्नता है तो उसको भी अपने में मिला लेंगे तो हम शक्तिशाली हो गए। यही विचारधारा इन दोनों विचारधाराओं में दोनों देशों के बीच हुई। इसका अभिप्राय होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति के दो ध्रुव या खेमे बन जाना, जिनका नेतृत्व एक बड़ी शक्ति करती है। ठीक है, जो बड़ी शक्ति रहती है वो अपने अपने ग्रुप का नेतृत्व करती है कि हमारे ग्रुप में आप आएंगे तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे। ठीक है, या हम ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे तो दूसरा कमजोर देश जो है वो हमारी ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता है, अर्थात हमसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर सकता। इस प्रकार हम शक्तिशाली बने रहेंगे। ये इनकी क्या रहती है, मान्यता रहती है, ये इनकी सोच रहती है। ठीक है, इसी को हम क्या कह सकते हैं, महाशक्ति संघर्ष। अब ध्रुव और ध्रुवीयता देखिए, ध्रुव और ध्रुवीयता किसे कहते हैं। ध्रुव अर्थात ध्रुवीयता, द्विध्रुवीयता, दो ध्रुव अर्थात कोण। ठीक है, द्विध्रुवीयता को समझना आसान होगा यदि हम ध्रुव और ध्रुवीयता का अर्थ समझ लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ध्रुव का आशय महाशक्ति से लिया जाता है, जिसके आंकलन का आधार मोटे तौर पर सैनिक शक्ति को माना जाता है। ध्रुव का आशय किससे होता है, महाशक्ति से होता है, और इसके आकलन के आधार पर मोटे तौर पर सैनिक शक्ति को माना जाता है। ध्रुवीयता शब्द शक्ति के केंद्रों की स्थिति को व्यक्त करता है। ध्रुव अर्थात महाशक्ति और ध्रुवीयता अर्थात उससे जुड़ी हुई अन्य छोटी शक्तियां। ठीक है, रॉबर्ट ऑस्टीगुड और रॉबर्ट टकर के विचार में शक्ति का केंद्र उसे माना जाता है जो शक्ति संतुलन की स्थिति में परिवर्तन लाने में सक्षम हो और जो अन्य शक्ति केंद्रों के खिलाफ अकेले ही युद्ध कर सकने में सक्षम हो। देखिए इसमें यह लिखा है कि शक्ति का केंद्र उसे माना जाता है जो शक्ति संतुलन की स्थिति में परिवर्तन लाने में सक्षम हो। शक्ति का केंद्र हम किसे मानेंगे, जब हम किसी को मुखिया बनाते हैं या शक्तिशाली बनाते हैं तो अन्य लोग उस पर निर्भर हो जाते हैं। ठीक है, उनकी एक मान्यता रहती है कि ये हमारी रक्षा करेगा क्योंकि ये हमारा गॉड फादर हो गया है। ठीक है, हमारा रक्षक हो गया है और हमारी किसी भी परिस्थिति में रक्षा करेगा।
तो हम रक्षक किसे बनाते हैं? जो शक्तिशाली होता है, जो मजबूत स्थिति में होता है। वही स्थिति यहाँ ध्रुवीयता और ध्रुव की है। ध्रुव अर्थात महाशक्ति और ध्रुवीयता अर्थात उससे जुड़े हुए अन्य छोटी शक्तियाँ। ध्रुव अर्थात इनका ये मानना रहता है अन्य शक्तियों का कि किसी भी हम ध्रुव में उस शक्ति को सम्मिलित करेंगे जो शक्ति की स्थिति में, हथियारों की स्थिति में परिवर्तन लाने में सक्षम होता हो। ठीक है, तो हम किसी कमजोर को तो ध्रुव की स्थिति में नहीं लाएंगे, अपना मुखिया हम किसी कमजोर को तो नहीं बनाएंगे। इसी प्रकार अन्य देश भी किसी कमजोर देश को अपना मुखिया नहीं बनाएंगे, किसी शक्तिशाली देश को ही बनाएंगे जिन पर विश्वास रहेगा कि ये हमारी किसी परिस्थिति में रक्षा करेगा। ठीक है, तो ध्रुव अर्थात शक्ति, शक्तिशाली, महाशक्तिशाली देश और ध्रुवीयता अर्थात उससे जुड़ी हुई अन्य शक्तियाँ जिनको विश्वास रहता है कि शक्ति के क्षेत्र में परिवर्तन करने में ये ध्रुव वाला शक्तिशाली देश सक्षम है। ठीक है, अब देखते हैं द्विध्रुवीयता अर्थ और स्वरूप। ध्रुवीयता वाली द्विध्रुवीयता वाली या द्विध्रुवीयता व्यवस्था में दो प्रमुख शक्तियाँ प्रमुख कार्य होती हैं। दोनों ही क्षमताएं परस्पर एक जैसी होती हैं। ये दोनों की शक्तियाँ इतनी शक्तिशाली होती हैं कि इस व्यवस्था का अन्य कोई राष्ट्र इनका मुकाबला नहीं कर सकता है। यह दो प्रमुख शक्तियों और उनके खेमों की व्यवस्था है। ऐसी शक्तियाँ जो दूसरे को अपना विरोधी मानती हैं, प्रत्येक को ऐसा लगता है कि दूसरी इनकी सुरक्षा के लिए बाधा है। इस व्यवस्था में संघर्ष का आशय दोनों बड़ी शक्तियों के मध्य संघर्ष से होता है। इस व्यवस्था में संघर्ष का आशय किससे होता है? दोनों बड़ी शक्तियों से होता है। देखिए, ये दोनों ही इतनी शक्तिशाली होती हैं, दोनों की इतनी शक्तिशाली होती हैं कि इस व्यवस्था का अन्य कोई राष्ट्र इनका मुकाबला नहीं कर सकता है। दोनों ही राष्ट्र, जैसे देखते हैं कि जब चुनाव होते हैं, दो दल हैं तो दो दलों के मुखिया होते हैं। ठीक है, तो वो मुखिया क्या है? एक दूसरे को कमजोर तो नहीं होते हैं, दोनों ही मजबूत रहते हैं, तब तो वो मुखिया हैं। इसी प्रकार इस शीत युद्ध में भी दो ध्रुव हैं और दोनों ध्रुवों के मुखिया हैं, अर्थात एक ध्रुव का अमेरिका और दूसरे ध्रुव का रूस, अर्थात दोनों ही महाशक्तियां हैं और एक दूसरे को कमजोर बनाने की भरपूर कोशिश करती हैं। इस प्रकार ध्रुवीयता में पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था दो भिन्न भिन्न खेमों में विभाजित हो जाती है। अर्थात विश्व की जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है तो दो खेमों में अर्थात दो भागों में बढ़ जाती है। वो सोचती है कि इस ग्रुप में सम्मिलित हों या फिर इस ग्रुप में सम्मिलित हों। उनके पास दो ही विकल्प रह जाते हैं और वो विकल्प है इस ध्रुव में या फिर इस ध्रुव में। ठीक है, इस व्यवस्था में संघर्ष असंभावी है क्योंकि दोनों शक्तियां अपने प्रभाव विस्तार में दूसरे को पीछे छोड़ देना चाहती हैं। दोनों ही शक्तियां और इनके खेमे शक्ति संरचना के किसी बदलाव के प्रति सचेत होते हैं और इस प्रकार की किसी भी स्थिति में बड़ी उग्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। वे आपस में चूहे बिल्ली का खेल खेलती हैं। कुल मिलाकर द्विध्रुव यह मानते हैं कि द्विध्रुवीय विरोध, संघर्ष और प्रतिद्वंद्विता की व्यवस्था है। विद्वजन अर्थात विद्वान लोग ये मानते हैं कि आपस में चूहे बिल्ली का खेल खेलती हैं और कुल मिलाकर के द्विध्रुवीय विरोध, संघर्ष और प्रतिद्वंद्विता की व्यवस्था है। ये दोनों ही क्षेत्र क्या हैं? दोनों ही खेमे, दोनों ही दल अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने का भरपूर प्रयास करते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, अब द्विध्रुवीयता के उदय के कारण देखिए। पहले हमने द्विध्रुवीयता किसे कहते हैं? ध्रुव और ध्रुवीयता का अर्थ जाना और ध्रुवीयता का अर्थ और स्वरूप को पहचाना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बुक में द्विध्रुवीयता के उदय के कारण क्या हैं।
ध्रुव ध्रुवीयता के उदय के कारण है दो शक्तियों का उदय, ठीक है। दूसरा है बड़ी शक्तियों की घटी संख्या। तीसरा है राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में तीव्र प्रतिद्वंद्विता की भावना। चौथा है परमाणु अस्त्र दौड़, ठीक। तो ये 4 कारण हैं, इन्हीं के अंतर्गत हम ध्रुव ध्रुवीयता के उदय के कारणों की विवेचना करेंगे। पहला है दो शक्तियों का, महाशक्तियों का उद्भव। द्वितीय विश्व युद्धोत्तर विश्व में ध्रुव ध्रुवीयता का उदय प्रत्यक्ष रूप से अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संरचना में आए बदलाव तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में दो महाशक्तियों के उदय का परिणाम है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ? दो शक्तियों का उदय हुआ और उनकी शक्तियों में परिवर्तन के कारण ही क्या हुआ? जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो शक्तियों का उदय ही ध्रुवीयता और शीत युद्ध के उदय का कारण साबित हुई। ये दोनों ही शक्तियां पूंजीवाद और साम्यवाद की दो भिन्न भिन्न विचारधाराओं पर प्रतिनिधित्व करती हैं। दोनों शक्तियां कहे का है? पूंजीवाद और साम्यवाद, ये दो विचारधाराएं जो व्यवस्था विश्व के सामने दो शक्तियां उभर कर आई, वो शक्तियां थी एक पूंजीवाद और दूसरा साम्यवाद। दो विचारधाराएं का जन्म हुआ। पूंजीवाद का समर्थक अमेरिका था और साम्यवाद का समर्थक रूस था, ठीक है, साम्यवादी रूस। तो दो देशों के साथ साथ दो विचारधाराओं का भी जन्म हुआ। दो विचारधाराएं पूंजीवाद और साम्यवाद। अगला देखिए, बड़ी शक्तियों की घटी संख्या। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय काल में बड़ी शक्तियों की संख्या में कमी आ गई। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। धुरी राष्ट्र अर्थात जो महाशक्तियों से जुड़े हुए थे छोटे देश, तो वो पूरी तरह से नष्ट हो गए। मित्र राष्ट्र भी विजयी तो हुए, परंतु उनको भी पर्याप्त क्षति उठानी पड़ी। इसका परिणाम यह हुआ कि जहां द्वितीय विश्व युद्ध के पहले की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में 7 बड़ी शक्तियां थी, वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में केवल 2 शक्तियां ही रह गई हैं। देखिए, 7 बड़ी शक्तियां यहाँ वर्णन है इन शक्तियों का। देखिए, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, स्पेन, पुर्तगाल, ये 7 बड़ी शक्तियां थी जो महायुद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मात्र विश्व के सामने 2 ही शक्तियां बच गईं, पहला अमेरिका और दूसरा रूस। तो उसी का यहाँ वर्णन बताया गया है कि 7 बड़ी शक्तियां थी वहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में केवल 2 ही शक्तियां रह गई, ठीक है। अगला देखें, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में तीव्र प्रतिद्वंदिता की भावना क्या है? जब 2 शक्तियां होगी तो उनमें सभी क्षेत्र में प्रतिद्वंदिता होगी, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, उन सब में प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, ठीक है। प्रतिद्वंदिता अर्थात प्रतिस्पर्धा होगी कि मेरी शक्ति ज़्यादा बढ़ जाए, मेरा क्षेत्र ये ज़्यादा विस्तार कर जाए, ठीक है, मुझे ये ज़्यादा मिल जाए। इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्रतिस्पर्धा कहते हैं। पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ के मध्य प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा ने राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में इनके मध्य तीव्र प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? तीव्र प्रतिस्पर्धा को। सोवियत संघ और साम्यवादी रूस दोनों के मध्य प्रभाव क्षेत्र की बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा ने क्या की? राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में इनके मध्य तीव्र प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना के माध्यम से तथा सोवियत संघ ने कौम के माध्यम से राष्ट्रों को आर्थिक सहायता की पेशकश की। देखिए, बुक में ध्यान से देखिए, आर्टिकल लगा लीजिए। अमेरिका ने कौन सी योजना चलाई? ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना, ठीक है।
और सोवियत संघ ने कौन, टू मैन और कौन, ठीक है। वो दो सिद्धांत थे जिनके माध्यम से अन्य देशों को सहायता पहुंचाने के लिए इन्होंने क्या किया, तीव्र जोर लगा दिया, अर्थात जोरदार प्रक्रिया चालू कर दी कि आप हमसे सहायता ले लो, हम में मिल जाओ। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार का लालच था और लालच के माध्यम से ये क्या करते थे, दूसरे को जिससे सहयोग दे रहे हैं अर्थात वो देश इनसे आकर के मिल जाए। यदि वो देश इनसे आकर के मिल जाते हैं तो क्या होगा, इनका क्षेत्र विस्तार अधिक हो जाएगा, इनकी शक्ति बढ़ जाएगी। ये इस प्रकार के इन दोनों देशों के लालच के ये माध्यम हुए, टू मैन सिद्धांत और कौन सिद्धांत, ठीक है। तो ये दोनों देश ही इन किसी आर्थिक सहयोग करके, सामाजिक सहयोग करके, वस्तुओं के द्वारा सहयोग करके, ठीक है, सुरक्षा के द्वारा सहयोग करके, ये कई प्रकार के माध्यम थे जिनके माध्यम से सहयोग करके उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे और अपने ग्रुप में इनको मिला लेते थे। अगला, परमाणु अस्त्र दौड़। सोवियत संघ की परमाणु क्षमता प्रकाश में आने के कारण ही परमाणु अस्त्र दौड़ की शुरुआत हो गई। सोवियत संघ ने क्या की, परमाणु क्षमता अर्थात परमाणु बम बना लिए। इसके बाद इससे विश्व व्यवस्था के द्विध्रुवीय विभाजन की रूपरेखा तैयार हो गई, अर्थात इसका सोवियत संघ का बम बनाना अमेरिका को ये लगा कि ये दो देशों के बीच क्या कर रहा है, शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है और दोनों देशों के बीच में विभाजन की रेखा बढ़ा रहा है, ठीक है। इस परिप्रेक्ष्य में अमेरिका और साम्यवाद के प्रसार को रोकने की तीव्र दीर्घकालीन नीति का श्री गणेश किया। सोवियत संघ के परमाणु क्षमता को रोकने के लिए अमेरिका ने क्या किया, साम्यवाद के प्रसार को रोकने को प्रारंभ कर दिया, अर्थात साम्यवादी विचारधारा कहाँ की है, रूस की है, और उस विचारधारा को रोकने का प्रयास किसने किया, अमेरिका ने किया। तो अमेरिका सोवियत साम्यवाद के प्रचार को रोकने का भरपूर प्रयास प्रारंभ कर दिया, जबकि इसके समानांतर सोवियत संघ ने साम्यवाद को अधिकाधिक प्रसारित करने की नीति की शुरुआत कर दी। देखिए, परमाणु बम के बनाने के बाद अमेरिका क्या हो गया, उसको अमेरिका ने यह सोचा कि इन दोनों क्या कर रहा है कि ये दो देशों को एक दूसरे की विभाजन रेखा को बढ़ा रहा है, अपनी क्षमता अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। इससे अमेरिका साम्यवाद रूस को क्या दबाने की कोशिश की, साम्यवादी विचारधाराओं को दबाने का भरपूर प्रयास करना प्रारंभ कर दिया और ये अमेरिका का प्रसार था, किंतु रूस क्या कर रहा था, अपनी साम्यवादी विचारधारा को और बढ़ाने का प्रयत्न करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। द्विध्रुवीयता या द्विध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और इसमें राज्यों की स्थिति को निम्नलिखित रेखाचित्र के द्वारा दर्शाया गया है। देखिए, एक चित्र दिया होगा बुक में, द्वितीय विश्व युद्धोत्तर द्वितीय व्यवस्था, जिसमें महाशक्ति अमेरिका और महाशक्ति सोवियत संघ दिया हुआ है। वार्सा पैक्ट बुक में देखें, नाटो, सीटो तथा अन्य सुरक्षा गठबंधन, ये छोटे छोटे जो बॉक्स दिए हुए हैं, ये दो महाशक्तियों का विस्तार से वर्णन है, ठीक है। आप इनको देखें, छोटे छोटे जो डिब्बे बने हुए हैं वो अमेरिकी खेमे के सदस्य राष्ट्रों को बता रहे हैं, और ये थोड़ी जो बड़े डिब्बे बने हुए हैं ये इनके संगठन को बता रहा है। तो एक और अमेरिका, महाशक्ति अमेरिका, और दूसरी ओर महाशक्ति रूस, ये दो खेमे हैं। तो आज हमने ध्रुव ध्रुवीयता का अर्थ पढ़ा और ध्रुव ध्रुवीयता के उदय के कारण पढ़े, और अगले वीडियो में हम शीत युद्ध का वर्णन करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसका अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।